हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन। ये तीन प्रकार के विलयन हैं, सॉल्यूशन हैं। और ये जो तीन प्रकार को वर्गीकरण किया गया है विलयन को, तो ये आकार के आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया है। मतलब विलेय कण के आकार के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? विलेय कण के आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। कण के आकार के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा गया है, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों में हम अंतर क्रिएट करेंगे और तीनों के गुणों की तुलना भी करेंगे। उससे पहले हमें पहले समझ हो जाते हैं कि एक्चुअल में जो विलयन है क्या। एग्जाम्पल के साथ में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि एग्जाम्पल्स हमारे माइंड में क्लियर है तो हम इनके गुणों की तुलना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन है क्या। ओके, तो चलिए देखते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास नमक है NaCl है। आपने इसको पानी में घोल दिया, आपने नमक का सॉल्यूशन बना दिया, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है। एक ऐसा सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। जब आप शरबत भी बनाते हो तो ट्रू सॉल्यूशन ही होता है, यह वास्तविक विलयन होता है। और जब आप नमक को पानी में घोल के आपने नमक का सॉल्यूशन बना दिया, तो अब इसके गुणों की हम आपस में तुलना करते हुए देखेंगे कि एक्चुअल में एक दूसरे के गुण से किस प्रकार भिन्न है। पहले तो ये समझ में आ गया है ना, जो आप शरबत बनाते हो, आप नमक को पानी में घोल दिए, शक्कर को पानी में घोल दिए, आपने शरबत बना लिया, आपने लेमन वाटर भी बना लिया, तो ये सब क्या है? ये सब ट्रू सॉल्यूशन है। ये सब क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है, वास्तविक विलयन है। कोलाइड विलयन का देखते हैं। जैसे आपने गम लिया, गम मतलब दुख नहीं, दुख को पानी में नहीं घोलना है बच्चों। गम मतलब गोंद। जब आपने गोंद की कुछ बूंदे लिए, उसको पानी में मिक्स कर दिया, उसको घोल दिया, तो क्या बन गया? कोलाइड बन गया। क्या बन गया? कोलाइड। आप लोगों को पता है कोलाइड का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? कोलाइड का अर्थ होता है गोंद के समान। कोलाइड का अर्थ ही होता है ग्रीक भाषा में गोंद के समान। किसके समान? गोंद के समान। तो कोलाइड बोलने से आपके माइंड में गोंद आना चाहिए। गोंद, गम 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 गम। तो कोलाइड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने गोंद को पानी में घोल दिया तो भी कोलाइड बनेगा, ठीक है। गोंद, स्टार्च, एल्ब्यूमिन, जिलेटिन, इन सबको यदि आप पानी में घोलते हो तो क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा? कोलॉइड बनेगा। क्या बनेगा? कोलॉइड बनेगा। यदि आप रेत को पानी में घोल दिए, यदि आप रेत को आपने पानी में घोल के बना दिया, तो जो हमको मिला यही क्या है? निलंबन है। मतलब ये क्या है? ये ट्रू सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? ट्रू सॉल्यूशन है। ये क्या है? एक कोलॉइड है। ये क्या है? ये सस्पेंशन है। अब आया कुछ समझ में? जब आपने नमक को पानी में घोला तो वास्तविक विलयन बना, आपने गोंद की कुछ बूंदों को पानी में घोला तो कोलॉइड बना, आपने रेत को पानी में घोला तो सस्पेंशन बना। ये तीनों एग्जांपल माइंड में एकदम क्लियर कट होना चाहिए, तभी हम इनके गुणों की तुलना कर सकते हैं एकदम अच्छे से। क्या हम ट्रू सॉल्यूशन अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं? हाँ करते हैं। शरबत बनक पीते हो, आप कहीं जाते हो, मेहमान आपको बनक पिलाते हैं, क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। क्या कोलाइड का हम यूजेस करते हैं हमारी डेली लाइफ में? कुछ यूज है, ऑफ कोर्स है ना। जितने भी जो आप विटामिन लेते हो, आप सिरप लेते हो, सब कौन से फॉर्म में होता है? कोलाइड के तो फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? कोलाइड के फॉर्म में होता है। और एग्जांपल बताओ, जैसे दूध है, वो भी कोलाइड ही है। हमारा बॉडी का ब्लड, वो भी कोलाइड ही है। तो कोलाइड का तो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है भाई। अब दूध कोलाइड के जैसा ही है, कोलाइड ही है वो।
दूध में है ना बहुत सारे प्रोटीन है, वसा है, वो सब भी तो उसमें मिले हुए हैं ना, वो भी कोलाइड है। हमारे ब्लड में भी कुछ ना कुछ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, प्लेटलेटस, उसका भी मिक्सचर है पानी के साथ में, तो भी क्या है? कोलॉइड ही है। आप यदि वो तो नेचुरल कोलॉइड है, बने बनाया, पहले से प्रकृति द्वारा बनाया गया कोलॉइड है। यदि आप कोलॉइड बनाना चाहो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, जो आप सिरप लेते हो, जो आप विटामिन लेते हो, जो मेडिसिन आप यूज करते हो लिक्विड फॉर्म में, वो सब कोलॉइड के फॉर्म में ही तो होते हैं। और क्या है? यदि आप गोंद को, स्टार्च को, एल्ब्यूमिन को या जिलेटिन को यदि आप पानी में घोल देते हो तो क्या बनता है? कोलॉइड बनता है। आप आटा को पानी में मिक्स करते हो तो क्या बनता है? कोलॉइड बनता है। आप मेहंदी को भी मिक्स करते हो तो क्या बनता है? कोलॉइड ही बनता है। आया ना समझ में? तो ये कोलॉइड हो गया। एग्जांपल एकदम क्लियर है बच्चों। सस्पेंशन, आपने रेत को पानी में घोल दिया, जो इनसोल्यूबल है, कुछ समय बाद उसके कण नीचे बैठ जाते हैं, ये सस्पेंशन है। ये क्या है? सस्पेंशन है। तीनों का एग्जांपल एकदम क्लियर कट हो गया ना। नमक को पानी में घोला, वास्तविक विलयन बना। गोंद को पानी में घोला, कोलॉइड बना। और कोलॉइड का बहुत सारा जो एग्जांपल्स जो अभी मैं आप लोगों को बताया, उसको अपने माइंड में रखना। और रेत को पानी में घोला, क्या बना? सस्पेंशन बना। अब तीनों का एग्जांपल एकदम क्लियर कट है माइंड में, तो चलिए अब तीनों में हम अंतर क्रिएट करते हैं। ओके, इतना क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम तीनों में अंतर क्रिएट कर देते हैं। पहला मैं मेंशन कर देता हूं हेडिंग को, यहां मैं लिख देता हूं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, यहां मैं लिख देता हूं कोलॉइड। कोलॉइड को ही हम बोलते हैं सॉल्व। फिर उसके बाद में है सस्पेंशन। सस्पेंशन ए हो गया। हम तीनों में अंतर अब देखेंगे बड़ी अच्छे से। ये हो गया, ठीक है ना? पहला हम क्या देखेंगे बच्चों? पहला तो हम देख लेते हैं साइज। पार्टिकल्स का जो साइज होता है, कणों का जो साइज होता है, वो कैसा होता है इनके। क्योंकि ये जो वर्गीकरण किया गया है, इनका बेस ही वही है, कणों के आकार के आधार पर। जो उसमें सोल्यूट पार्टिकल है, जो उसमें विलय मिला हुआ है, उसके आकार के आधार पर है। तो इनके कणों का जो आकार होता है 1 nm से छोटा होता है। 1 nm से छोटा, या फिर आप बोल सकते हो 10 के घात -9 मीटर से छोटा। इसका जो होता है 1 से 100 nm के बीच में होता है, और इसका जो होता है 100 nm से बड़ा होता है। इसके देखते हैं। यदि आप नमक को पानी में घोलते हो तो पूरी तरह से घुल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें नमक मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, क्योंकि पूरी तरह से घुला हुआ है। उसके पार्टिकल्स अलग से नहीं दिखते हैं, पता भी नहीं चलता है। मतलब पूरी तरह से एक समांगी मिश्रण बन जाता है। विलयन है क्या? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन बोलते हैं। बस वही तो है ट्रू सॉल्यूशन, और अलग थोड़ी ना है। तो इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, 10 के घात -9 मीटर। मतलब एक बार सोचना पड़ेगा आप लोगों को। यदि आप इसको सॉल्व करो तो 1/10 के घात 9 हो जाएगा। मतलब 10 को आप 9 बार गुणा करोगे और 1 को उतने से डिवाइड करोगे। 1 को उतने से डिवाइड करोगे तो जो एक पार्टिकल से, एक कण है, उसको उतने भाग करोगे, उतना टुकड़ा करोगे, जो हम जिंदगी में नहीं कर सकते। आप सोच सकते हो, आप एक पार्टिकल्स को 10 के घात 9, मतलब 10 को 9 बार गुणा करोगे तो जितना संख्या आएगा उतने संख्या से आपको एक पार्टिकल्स को डिवाइड करना है। तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसको डिवाइड करने के बाद में जो आपका एक पार्टिकल्स आएगा वही उसका साइज है। किसका? ट्रू सॉल्यूशन में जो विलेय पार्टिकल्स हैं, जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, उसका साइज है 1 nm से भी छोटा। 1 nm से भी छोटा मतलब आप इमेजिन कर ही नहीं सकते, तो दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा पार्टिकल्स है भाई, बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल्स है। उसको हम देख ही नहीं सकते, इतना छोटा। वो गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हम नहीं देख पाते। तो इसका जो मेन पहला तो हमने साइज देख लिया। अब इसका क्या होता है? थोड़ा मीडियम रहता है। देखिए कोलॉइड ना तो सॉल्यूशन आप उसको बोल सकते हो, ना तो सस्पेंशन बोल सकते हो। ये दोनों के बीच का स्थिति है। तो सॉल्यूशन को सॉल्व बोल दो। सॉल्यूशन में SOL, इसी को हम बोल दो सॉल्व।
इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स अ सॉल्व। सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सॉल्व। या तो कोलाइट बोलो या तो सॉल्व बोलो, सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, क्योंकि ना तो पूरा पूरा सॉल्यूशन है ना तो ये पूरा पूरा सस्पेंशन, दोनों के बीच का है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सॉल्व बोलेंगे। तो ये पार्टिकल्स एकदम क्लियर हो गए बच्चों। यदि आप इसको डायग्राम के माध्यम से यदि अपने माइंड में इसको छापना चाहो तो कुछ इस प्रकार से आप अपने माइंड में इसको छाप सकते हो। इसके पार्टिकल्स एकदम छोटे छोटे, कुछ इस तरीके से बना देना। इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े, कुछ इस प्रकार से बना देना। अरे दिखा देना आप लोगों को, बस क्या करें, अपने माइंड में इसको समझना तो है ना। अब इसके पार्टिकल्स को और बड़े बड़े बना दो, ये हो गया। ये आपके माइंड में याद रखने के लिए, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे, 1 nm से भी छोटा, इसके पार्टिकल्स इससे थोड़े बड़े, 1 और 100 nm के बीच में, इसका पार्टिकल्स बहुत बड़ा, 100 nm से भी बड़ा। तो ये डायग्राम आपके माइंड में छपना चाहिए। तो ये पहला हमने अंतर देखा कि सस्पेंशन, कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन के कण का साइज कैसे होता है। इसके कण का साइज सबसे छोटा, इसका बड़ा, इसका सबसे बड़ा होता है, और कितना होता है हमने इसको लिख दिया। इतना क्लियर है। अगला अंतर देखें। चलिए अब अगला अंतर क्रिएट करते हुए हम हमारे अगले अंतर की तरफ जाते हैं। नेचर, नेचर में देखते हैं, नेचर में प्रकृति, क्या यह समांगी है? सोच के देखो जरा। यस, ये समांगी है। क्या ये भी समांगी है? नहीं, ये भी समांगी है। रीजन आप लोग बताना भाई। क्या ये समांगी है? नहीं, ये भी विषमांगी है। पहले मतलब तो समझें, समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है, जानते हो मतलब? समांगी विषमांगी किसको बोलते हैं? समांगी क्या होता है? जब नमक को हमने पानी में घोला तो नमक पूरी तरीके से पानी में तो घुल गया और समान रूप से पूरे पानी में फैल गया, हम इसको बोलते हैं समांगी। नहीं समझ आया? आपने कुछ नमक लिया, थोड़ा सा नमक लिया, 1 गिलास पानी में आप उसको घोल दिए, वो पूरा उसमें गायब हो गया। अब नमक के पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, पूरा उसमें मिक्स हो गए तो बराबर रूप में पूरे पानी में वो फैल गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब आप उस 1 गिलास पानी में से कहीं से भी पानी निकाल के आप चेक करोगे तो नमक का जो क्वांटिटी मिलेगा वही नमक का क्वांटिटी आप उस 1 गिलास पानी के कहीं से भी निकालो सैंपल और आप चेक करोगे तो आपको पानी का क्वांटिटी सेम मिलेगा। जैसे मान ले जाए आपने इस बीकर में पानी ले लिया, आपने नमक को घोल दिया, आपने यहां से पानी निकाला, आपने लेब ले गए, इसको लेब लेके आपने टेस्ट किया इसमें नमक कितना है, तो मान लीजिए आता है 0.1 मिलीग्राम या जितना भी आप नमक आता है। तो आप कहीं से भी आप निकालो सैंपल और लेब में जाके टेस्ट करो, आपको नमक का क्वांटिटी इतना ही मिलेगा। मतलब सब तरफ नमक का क्वांटिटी बराबर मिलेगा। हम इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। यदि मान लीजिए यहाँ 0.1 मिलीग्राम मिलता है, यदि यहाँ उससे कम या ज्यादा मिलता है, यहाँ उससे कम या ज्यादा मिलता है, तो ये समांगी मिश्रण नहीं है, ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है। यदि आपको नमक का क्वांटिटी सभी जगह अलग अलग मिलते हैं तो वो समांगी मिश्रण नहीं है। लेकिन हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब समांगी मिश्रण होता है। मतलब जो नमक है ये बराबर रूप में सभी तरफ फैले हुए हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन इसीलिए हमने लिखा समांगी। लेकिन कोलाइड क्या है? विषमांगी। देखने से हमको लगता है कि समांगी है। जैसे आपने गोंद की कुछ बूंदे लिए, आपने गिलास पानी में उसको घोल दिया, मिक्स कर दिया, हमको देखने से लगता है कि वो समांगी है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? वो विषमांगी होता है। वो क्या होता है? विषमांगी होता है। आपने गोंद को इसमें घोला, आप यहां से निकाल लिए सैंपल, आप यहां से निकाल लिए सैंपल, आप यहां से निकाल लिए सैंपल, तो सभी जगह में जो गोंद का क्वांटिटी है आपको अलग अलग मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है बच्चों? ये होता है विषमांगी। मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो रहता है बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। आप चाहे कितना भी मिक्स कर लो आप गोंद को पानी में, बराबर रूप में नहीं मिलेगा, कभी कहीं कम मिलेगा तो कहीं ज्यादा मिलेगा। तो ये विषमांगी तंत्र, ये तो है ही विषमांगी। आपने रेत को पानी में घोला है तो क्या रेत बराबर मात्रा में सभी तरफ घुला हुआ है जैसे लग रहा है? नहीं,
ये तो विस्मांगी है ही, आप तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ये तो विस्मांगी है। क्लियर ना? तो ये हो गया हमारा दूसरा नेचर। समझ में आ गया बच्चों? वास्तविक विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। कोलाइट क्या है? विस्मांगी है। निलंबन क्या है? ये भी विस्मांगी है। ये हमने नेचर बता दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, आप किसके पार्टिकल्स को देख सकते हो, किसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हो? चलिए देखते हैं। आपने नमक को पानी में घोला, क्या नमक के पार्टिकल्स दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का भी यूज कर लो, लेकिन उसके पार्टिकल्स दिखने वाले नहीं है। उसके पार्टिकल्स 1 nm से छोटा होता है, पॉसिबल है ही नहीं, वो नहीं दिखेगा। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को भी आप लेकर के देखोगे तो आपको ब्लैंक दिखेगा, इतना छोटा पार्टिकल्स है। मतलब इसके पार्टिकल्स विजिबल नहीं है, आप नहीं देख सकते। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की भी सहायता से हम इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, लेकिन इसके पार्टिकल्स इससे बड़े, 1 और 100 nm के बीच में, इसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से, अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। इसके लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं, इसको तो आप खुले आंखों से भी देख सकते हो, खुले आंखों से भी आप इसको देख सकते हो। इसके लिए कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, आप खुले आंख से भी इसको देख सकते हो। ये चीज तो एकदम क्लियर है ना। इसके पार्टिकल्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी दिखने वाले नहीं है, इसके पार्टिकल्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसके पार्टिकल्स को हम खुले आंखों से भी देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम चलते हैं हमारे चौथे अंतर की तरफ, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। जब आप नमक को पानी में घोलते हो तो पानी को देखने से ऐसा तो नहीं लगता कि उसमें नमक घुला हुआ है, आप आर पार देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट है भाई, पारदर्शी है, जाहिर सी बात है। क्या है? पारदर्शी है। आप गोंद को पानी में घोले, आभास तो होगा सामने में क्या है। आप कांच के ग्लास में देखोगे, आपको आभास होगा कि सामने में क्या है, बट श्योर नहीं, क्लियर नहीं, इसका शेप पता नहीं चलेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अर्ध पारदर्शी। हम इसको क्या बोलेंगे? अर्ध पारदर्शी। आधा दिखेगा, आपको पता चलेगा वहां कोई है बोल के। ये तो अपारदर्शी। आप रेत को आप पानी में घोलो, आप देखो आर पार दिखेगा कुछ नहीं, ब्लैंक, अंधेरा ही अंधेरा, मतलब अपारदर्शी नजर आएगा। एकदम क्लियर है ना बच्चों? तो चलिए अब हम डिफ्यूजन से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। डिफ्यूजन, यू नो डिफ्यूजन, विसरण। विसरण, इसके लिए हम यूज करेंगे चर्म पत्र या जंतु झिल्ली, पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन का यूज करेंगे। तो सोच के देखो जरा, जब हम इसको चर्म पत्र से गुजारे, नमक के पानी को हम चर्म पत्र से गुजारे, तो ये इसका विसरण होगा, आर पार निकलेंगे क्या? निकल जाएंगे। भले ही चर्म पत्र का छिद्र बहुत बारीक रहता है, छोटा रहता है, तो इसके पार्टिकल्स भी तो बहुत छोटे रहते हैं, 1 nm से भी छोटा, तो इसके पार्टिकल्स उससे आर पार निकल जाते हैं। मतलब विसरण बड़ी आसानी से हो जाता है। आप यूं बोल सकते हो कि तेजी से हो जाता है इसका विसरण, फास्ट। इसका विसरण क्या होता है? तेजी से हो जाता है। इसमें जरा देखो, जरा आप कोलाइट को गुजारो चर्म पत्र से, इसका विसरण होगा, इसका विसरण नहीं के बराबर। मतलब ये होगा भी तो एकदम स्लो, एकदम धीरे धीरे विसरण होगा। मतलब इसके पार्टिकल्स एकदम स्लोली बाहर निकलेंगे, बहुत धीमी गति से विसरण होगा, या तो विसरण नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होगा भी तो एकदम स्लो, एकदम धीरे धीरे, जो नहीं के बराबर है, नगण्य आप जिसको मान सकते हो। आया ना समझ में? मतलब बहुत कम और बहुत धीमी गति से इसका विसरण होगा, तो अब इसलिए आप इसको स्लो बोल सकते हो। सस्पेंशन को देखो, क्या इसके पार्टिकल्स पार होंगे चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से? नेवर, नो नो नो, नेवर, कभी नहीं होगा। पार्टिकल्स से हैं ही इतने बड़े, इसका विसरण होगा ही नहीं होगा। तो आप डिफ्यूजन में क्या लिख सकते हो? जब हम इन तीनों विलयन को हम क्या करते हैं, जब हम इन तीनों को चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से गुजारते हैं तो क्या होता है? इसका विसरण तेजी से होता है,
इसका विसरण धीमी गति से होता है या तो नहीं होता है भी लिख सकते हो, क्योंकि धीमी गति से इतना धीमी गति से होता है जो नहीं के बराबर है, इसलिए आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका विसरण तेजी से होता है, इसका धीमी गति से होता है, और इसका विसरण नहीं होता है। तो अब विसरण के आधार पर फिल्टर को भी देख लेते हैं ना, किसमें फिल्टर होता है किसमें फिल्टर नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं, हम अगला लिख लेते हैं फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी को देख लेते हैं, फिल्टर। अब फिल्टर के लिए हम दो पेपर का यूज करेंगे, एक साधारण फिल्टर पेपर का यूज करेंगे जिसके छिद्र थोड़े बड़े बड़े होते हैं, जो आप घरों में यूज करते हो, और साधारण फिल्टर ही तो है। चाय बना के छानते हो, शरबत बना के छानते हो, साधारण ही तो है, नॉर्मल है ना, उसके छिद्र बड़े बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से हम साधारण फिल्टर पेपर का यूज करेंगे, साधारण फिल्टर पेपर का, और एक चर्म पत्र या जंतु झिल्ली का यूज करेंगे जिसके छिद्र बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो हम दो प्रकार के फिल्टर पेपर का यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक साधारण फिल्टर पेपर जिसके छिद्र थोड़े बड़े होते हैं, और एक चर्म पत्र जिसके छिद्र बहुत छोटे होते हैं। देखो जरा, जब हम ट्रू सॉल्यूशन को, वास्तविक विलयन को, मतलब नमक के पानी को जब हम साधारण फिल्टर पेपर से गुजारें तो आर पार तो होना ही है, फिल्टर तो होगा ही नहीं ना, नहीं होगा, इसके पार्टिकल्स ही इतने छोटे के बाहर निकल जाते हैं। आप चर्म पत्र से भी गुजारो तो उससे भी आर पार हो जाते हैं, इसमें भी फिल्टर नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है देखो कि आपने शरबत को क्या किया, आपने शरबत को फिल्टर किया तो शक्कर ऊपर रह गया और पानी नीचे आ गया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, उसके पार्टिकल्स उसमें पूर्ण रूप से मिल गए हैं भाई, समांगी मिश्रण हो गया है, समांगी मिक्सचर हो गया है, उसका पार्टिकल्स इनविजिबल है, गायब है, मिस्टर इंडिया बन गया है, उसके पार्टिकल साथ ही साथ पानी के साथ भी बाहर आ जाते हैं, फिल्टर होने का कोई भी चांस नहीं है। मतलब जब हम इसको साधारण फिल्टर पेपर से गुजारते हैं और चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से भी गुजारते हैं तो इसके कण आर पार हो जाते हैं, मतलब इस फिल्टर नहीं होता है। अब सोचो जरा, यदि आप कोलाइड को गुजारो तो, कोलाइड को गुजारो तो, यदि साधारण फिल्टर पेपर से गुजारोगे तो कोलाइड के कण तो निकल जाएंगे, क्योंकि साधारण फिल्टर पेपर का छिद्र बड़ा ही होता है तो आसानी से निकल जाते हैं कोलाइड के कण भी। लेकिन चर्म पत्र से गुजारो तो इससे आर पार होने का चांस नहीं है, क्योंकि इसके छिद्र ही बहुत छोटे छोटे होते हैं। अभी आपने पढ़ा, इसका विसरण धीमी गति से होता है या तो नहीं होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब हम कोलाइड को साधारण फिल्टर पेपर से गुजारते हैं तो इसके कण तो आर पार हो जाते हैं, लेकिन जब हम चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से गुजारते हैं तो इसके कण आर पार नहीं हो पाते हैं, या होते भी, यदि होते भी हैं तो बहुत कम ही आर पार होते हैं। मतलब इसमें अधिक हद तक इसमें फिल्टर हो रहा है, पार्टिकल्स ऊपर हैं, जो पानी के हैं, जो पानी है वो पानी बाहर आ रहा है, और कोलाइड के जो पार्टिकल हैं, जो सोल्यूट पार्टिकल हैं, जो उसमें विले हैं, जो मिले हुए हैं, उसके कण ऊपर में हैं, बहुत कम नीचे आ रहे हैं। मतलब इसमें अधिक हद तक फिल्टर हो रहा है चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से। इसको देखो जरा, यदि आप इसको साधारण फिल्टर पेपर से गुजारो या फिर चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से गुजारो, आर पार नहीं होते हैं, मतलब इसमें फिल्टर होता है, इसमें फिल्टर होता है। मैं जो कट लगाया हूं मतलब नहीं होता है मत बोलना, इससे फिल्टर होता है। कट का निशान मतलब क्या है कि जब हम सस्पेंशन को साधारण फिल्टर पेपर से गुजारेंगे तो इसके कण आर पार नहीं होंगे, कट का मतलब वही है, नहीं होंगे। यहां आप चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से भी गुजारोगे तो भी इसके कण आर पार नहीं होंगे। आया ना समझ में? मतलब एक बार देख लो, मैं यहां टिक और कट का मतलब क्या है आप लोग ऐसा मत समझ। देखो इसमें फिल्टर हो रहा है क्या? फिल्टर नहीं हो रहा है, कण आर पार निकल जा रहे हैं। इसमें फिल्टर हो रहा है क्या? चर्म पत्र से हो रहा है फिल्टर, अधिक हद तक फिल्टर हो रहा है, बहुत कम कण नीचे आ रहे हैं। इसमें हो रहा है क्या? इसमें फिल्टर पूरा फिल्टर हो रहा है। लेकिन कट और जो सही का मैं निशान लगाया हूं है क्या? मतलब उसका मतलब यह है कि जब हम वास्तविक विलयन को साधारण फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो इसके कण आर पार हो जाते हैं, चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से भी गुजारते हैं तो इसके कण आर पार हो जाते हैं।
लेकिन जब हम कोलाइड को साधारण फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो इसके कण तो आर पार होते हैं, लेकिन चर्म पत्र से गुजारने पर इसके कण आर पार नहीं हो पाते। होते भी हैं तो बहुत कम, बहुत थोड़े बहुत। और इसमें सस्पेंशन में क्या होता है, यदि सस्पेंशन को हम साधारण फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो इसके कण आर पार नहीं होते, चर्म पत्र से भी गुजारते हैं तो इसके कण आर पार नहीं होते। तो ये हो गया फिल्टर और डिफ्यूजन से रिलेटेड। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले अंतर की तरफ, ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से किसके कण नीचे बैठते हैं और किसके कण नीचे नहीं बैठते हैं? आपको लगता है क्या कि जब आपने शरबत बनाया, जब आपने नमक को पानी में घोला तो कुछ टाइम बाद देखे तो नमक का कण नीचे बैठ गया है? ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, इसमें ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको सोचो जरा, क्या इसमें कण नीचे बैठते होंगे क्या? कोलाइड में सोचो जरा, आपने गोंद को पानी में खोला और फिर बाद में देखा कुछ टाइम बाद, तो क्या इसके पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए दिखेंगे? अब इसको छोड़ो, गोंद वाला को, ठीक है ना। अब थोड़ा नेचुरल वाला यूज करते हैं, जैसे ब्लड हो गया, जैसे दूध हो गया। जैसे दूध है, कभी ऐसा पता चलता है कि दूध का जो प्रोटीन है, जो उसका वसा है, वो नीचे बैठ गया है? या फिर ब्लड में कभी ऐसे ब्लड चढ़ाते हुए किसी को देखा है? ब्लड चढ़ाते हुए देखा है तो क्या उसमें श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका या प्लेटलेटस नीचे बैठ गए हों और बाकी ऊपर चल दिए हों? तो कुछ ना कुछ तो नीचे में बैठा हुआ हमको दिखेगा ना, कुछ ना कुछ तो यदि बैठे रहेगा तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोलाइड के कण भी नीचे नहीं बैठते हैं। कोलाइड के कण भी नीचे नहीं बैठते हैं, इसके कण लगातार गति करते रहते हैं, इसके कण भी नीचे नहीं बैठते हैं। आगे रीजन आप लोगों को समझ में आएगा, इसमें ब्राउनी गति होता है, लगातार एक दूसरे से टकरा के गति करते रहते हैं। और इसका एक और कारण चार्ज भी होता है, इसमें आवेश होता है ना, तो इसमें चार्ज होते हैं। इनके कणों में क्या होता है? चार्ज होता है, जिनके वजह से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इधर उधर भागते हैं, लगातार टकराते रहते हैं, गति करते रहते हैं, जिसके कारण से उसके कण नीचे नहीं बैठते। मतलब इस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसके कण भी नीचे नहीं बैठते, इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। भाई कैसे नहीं बैठेंगे? आपने रेत को पानी में घोला, कुछ टाइम बाद देखा तो सब रेत नीचे आ जाता है, इसके पार्टिकल्स तो आ जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में हमने क्या देखा कि इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, इसके कण भी नीचे नहीं बैठते हैं। हमने अभी जाना रीजन, इसके कण तो नीचे नहीं बैठते भाई, हाई पार्टिकल्स है ही इतना छोटा कि ग्रेविटी भी इसको नहीं खींच पाता। ये तो पार्टिकल्स हम है बोल देते हैं नाम से, इतना छोटा है, बस पार्टिकल्स तो दिखते ही नहीं है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, तो पता ही नहीं चलता है कि हम पार्टिकल्स है कि नहीं है। इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, इतने छोटे रहते हैं कि ग्रेविटी भी इसको नहीं खींच पाता है। इसके पार्टिकल्स भी उड़ते रहते हैं, ब्राउनी गति होता है, चार्जेस के कारण भी लगातार ऊपर में गति करते रहते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं भाई। क्लियर ना? ये तो अपने आप वाला बात हुआ ना, एक ग्रेविटी का अपने आप वाला बात हुआ। यदि हम इसके कणों को बिठाना चाहे तो कोआगुलेशन, जिसको हम स्कंदन बोलते हैं, यदि हम इसके कणों को जबरदस्ती बिठाना चाहे तो क्या हम बिठा सकते हैं? देखो, बिठाने के लिए हम क्या करेंगे, स्कंदन क्या होता है, आप एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने नमक का पानी घोला हुआ है, यदि मेरे को इसके पार्टिकल्स को नीचे बैठाना है तो मैं एक विद्युत अपघट्य मिलाऊंगा। तो विद्युत अपघट्य क्या करेगा, यदि इनके कणों में आवेश रहेगा तो उसको उदासीन कर देगा। यदि कण में धन आवेश है तो आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो उसका नेगेटिव इसके प्लस को क्या करेगा, उदासीन करेगा और उसको उदासीन करके नीचे बैठा देगा। बस ये होता है स्कंदन। आगे पढ़ोगे और डिटेल से पढ़ोगे, अभी आप इतना समझो कि आपके पास में कोई विलयन है, आपने एक विद्युत अपघट्य उसमें डाला, तो विद्युत अपघट्य क्या करेगा, उस विलयन के जो कण है, जो उसमें आवेश है, उस आवेश को उदासीन करेगा और उसको नीचे बैठा देगा। ये होता है स्कंदन। तो क्या पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो वास्तविक विलयन के जो कण है वो नीचे बैठ जाएंगे?
नहीं बैठेंगे, क्योंकि वास्तविक विलयन के कण में कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज होता ही नहीं है। और जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलाइट उसको उदासीन कैसे करेगा, और उदासीन नहीं करेगा तो नीचे बैठेगा नहीं। लेकिन कोलाइड विलयन में मतलब यहां इसका स्कंदन, इसके कोलाइड कणों इसके कणों का स्कंदन नहीं होता। यहां देखो, अभी हमने देखा, आगे आप लोग क्या पढ़ोगे बोला मैं, धनात्मक कण वाला कोलाइड और ऋणात्मक कण वाला कोलाइड। मतलब कोलाइड के कणों में आवेश होता है, चार्ज होता है, धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज होता है। तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो उस चार्ज को क्या करेगा, उदासीन करेगा और उसी को नीचे बैठा देगा। मतलब इसका स्कंदन होता है। क्या इसका स्कंदन होता है क्या? इसके कण तो अपने आप बैठ जाते हैं ना, इसके कण अपने आप बैठ जाते हैं, अलग से इलेक्ट्रोलाइट मिलाने की भी जरूरत नहीं है। और स्कंदन क्या है, आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे वही कण को उदासीन करेगा और उसको नीचे बैठाएगा, दैट इज स्कंदन। बट यहां ऐसा घटना होता है क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ता। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि इसमें स्कंदन नहीं होता है, इसके कणों का स्कंदन नहीं होता है, वो अपने आप बैठते हैं। और अपने आप बैठना स्कंदन नहीं है। स्कंदन क्या है, विद्युत अपघट्ट डालोगे तो कण को क्या करेगा, उदासीन करके नीचे बैठाएगा, दैट इज कोआगुलेशन। तो इसमें होता है क्या वो घटना? नहीं होता है। तो आप क्या बोलोगे, आपको जबरदस्ती कणों को बिठाना, इसमें बिठा सकते हो? नहीं, मतलब इनके कणों का स्कंदन नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर भी इसके कणों का स्कंदन नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर इसके कणों का स्कंदन हो जाता है, इसका स्कंदन नहीं होता, वो तो अपने आप बैठते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गया कोआगुलेशन। अब हम देखते हैं अगले अंतर की तरफ, दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है पता है? आकाश का नीला दिखाई देना, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव है क्या? टिंडल प्रभाव मतलब प्रकाश का फैल जाना। अब प्रकाश फैलता कब है? जैसे ऊपर से अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो इस वातावरण में बहुत सारे धूल के कण है, जल वाष्प के पार्टिकल्स है, उसको उससे टकराते हैं तो उसका प्रकाश फैल जाता है। तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हमको नीला दिखाई देता है। तो आकाश क्या दिखाई देता है? जनरली नीला दिखाई देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव मतलब प्रकाश किरण का कणों से टकरा के विचलित हो जाना, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो अब आप सोचो, जब हम प्रकाश किरण को वास्तविक विलयन में गुजारेंगे तो क्या वास्तविक विलयन के कण सूर्य के प्रकाश को विचलित कर पाएगा? जब हम प्रकाश किरण को वास्तविक विलयन में गुजारेंगे तो आप सोच के देखिए, जो वास्तविक विलयन के कण है क्या प्रकाश को विचलित कर पाएगा? उसके कण ही इतने छोटे होते हैं कि उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो प्रकाश किरण को विचलित कर दे, उसके मार्ग से उसको डेविएट कर दे, उसको विचलित कर दे, ऐसा उसमें क्षमता नहीं होता है। मतलब प्रकाश किरण सीधे निकल जाते हैं, उनका विचलन नहीं होता है। किसमें? वास्तविक विलयन। लेकिन कोलाइड विलयन में मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। यदि उसी प्रकाश किरण को यदि हम कोलाइड में गुजारे तो कोलाइड कणों से टकराता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और एक नीले रंग का शंकु जैसा बन जाता है। इस प्रकार से, जैसे यहां से गया, टकराया, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इस प्रकार से फैल गए। तो ये क्या है? जस्ट लाइक अ शंकु, नीले रंग का शंकु। तो ये होता है टिंडल इफेक्ट, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े, इसकी तुलना में बड़े होते हैं। तो क्या होता है? प्रकाश किरण कोलाइड कणों से टकराता है और उनका विचलन हो जाता है, फैल जाता है, तो उसका मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट होता है। क्या इसमें सस्पेंशन में क्या टिंडल इफेक्ट होता है? इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बुक में कभी कभी लिखा रहता है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है क्यों लिखा रहता है कि जो रेत है वो जब तक जल में घुला हुआ है, मतलब उसके जब तक उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठे हैं तब तक वो भी क्या करेगा? वो भी प्रकाश को विचलित करेगा कि नहीं? विचलित करेगा, वो भी विचलित करेगा। लेकिन सस्पेंशन तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है ना, एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्या है? एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, कुछ टाइम बाद तो इसको नीचे बैठना ही है। फिर क्या वो प्रकाश किरण को विचलित करेगा? नहीं,
क्योंकि अब तो ऊपर में केवल जल जल बच गया ना, नीचे में तो रेत के कण बैठ गए। तो जब तक सोल्यूट पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में सस्पेंडेड है, मतलब जब तक विलेय उस विलायक में मिला हुआ है, तब तक तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। और टिंडल इफेक्ट टेम्परेरी शो करता है, वो भी एकदम टेम्परेरी टिंडल इफेक्ट शो करता है। आप देखोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये टिंडल इफेक्ट है, वैसे भी वो डार्क डार्क दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। जब रेत पानी में घुला हुआ होता है तो आप देखोगे तो कैसे दिखता है, डार्क ही तो दिखेगा ना। तो वहां से यदि प्रकाश किरण का विचलन हो भी जाता है उसके पार्टिकल से टकरा के, तो पता भी नहीं चलता है। अब कुछ टाइम बाद तो उसके पार्टिकल्स को नीचे बैठना ही है, तो इसलिए इसमें लिखा रहता है हो सकता है। यदि आप नहीं भी होता है लिखोगे तो भी इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, कुछ टाइम बाद तो उसको बैठ ही जाना है ना उसके कणों को नीचे। तो इसलिए उसमें ऐसा लिखा रहता है कि टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है। यदि आप बोलते हो कि सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब तक विलेय, जब तक रेत उस पानी में घुला हुआ है, तब तक तो प्रकाश किरण को विचलित करेगा ही, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर नीचे बैठेंगे। ठीक है ना, इतना आ गया समझ में। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसमें टिंडल, ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, कोलाइड में टिंडल इफेक्ट होता है, और इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। आप लिख सकते हो मे बी, हो भी सकता है, और कब होगा आपको पता है। और वैसा टिंडल इफेक्ट एकदम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टिंडल इफेक्ट होता है, जो पता भी नहीं चलता, एकदम डार्क डार्क जैसा भी दिखाई देगा। ऐसा भी नहीं लगता है कि प्रकाश किरण एक्चुअल में डिवेट हुआ है, कि एक्चुअल में उसका विचलन हुआ है कि नहीं, वो पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हो, इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, मे बी यू कैन राइट इट। ओके, अब उसके बाद में देखते हैं एक ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट मतलब ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होता है पता है, जैसे छत में एक छोटा सा छेद है, उसमें सूर्य का प्रकाश आया, और ऐसे करके आते 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 थोड़ा सा फैलता फैलता फैलते फैलते चौड़ा होते होते नीचे में दिख रहा है। तो उस सूर्य के प्रकाश का जो लाइट जिस छेद से आ रहा है उसको देखना, उसमें बहुत सारे कण एक दूसरे से लगातार टकरा के इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, वो नीचे गिरते भी नहीं है। आप नीचे भी उसके चल दो फिर भी वो पार्टिकल्स आप पर अटैक नहीं करेगा, वो नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि उसमें लगातार गति होते रहता है। जैसे मान ले जाए आप बैडमिंटन खेल रहे हो, इधर से एक जने मारा इधर से एक जने मारे चिड़िया बॉल को, तो लगातार एक दूसरे से वो हिट करते रहेंगे, तो क्या वो चिड़िया बॉल नीचे गिरेगा? नहीं, क्योंकि उसमें लगातार गति हो रहा है ना, लगातार उसमें मूवमेंट हो रहा है। जब मूवमेंट खत्म तो नीचे गिर जाएगा चिड़िया बॉल। आया ना समझ में? तो ये होता है ब्राउनी गति। मतलब ब्राउनी गति मतलब टेढ़े मेढ़े गति, मतलब जिसको हम ब्राउनी गति मतलब टेढ़े कड़ों का टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करना, मतलब जिग जैग गति करना। तो ये लगातार कंटिन्यू गति करते रहते हैं एक दूसरे से टकरा के, असमान टक्करों के कारण इसमें लगातार गति होते रहता है, जिसके वजह से उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं गिरते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ट्रू सॉल्यूशन में, वास्तविक विलयन में ब्राउनी गति हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसमें पॉसिबल नहीं है। इसके पार्टिकल्स ही इतने छोटे होते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से कंटिन्यू टकराएं और कंटिन्यू गति करते रहें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स ही बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो इसमें लगातार एक दूसरे से टकराना, गति करना ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, कि इसमें ब्राउनी गति नहीं होता है। इसमें ब्राउनी गति नहीं होता है। क्या कोलाइड में ब्राउनी गति होता है? ऑफ कोर्स होता है। इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए कंटिन्यू एक दूसरे से टकरा के गति करते रहते हैं, जिग जैग गति करते रहते हैं। तो जितना भी जो वातावरण में धूल के कण, जल वाष्प के कण है, वो सब कोलाइड बनाते हैं। कोलाइड हवा के साथ में कोलाइड बनाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश टकराता है तो नीला रंग फैल जाता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है टिंडल इफेक्ट की वजह से। मतलब इसमें ब्राउनी गति होता है, और इसी ब्राउनी गति के कारण ही उसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या इसमें ब्राउनी गति होगा? इसमें भी ब्राउनी गति नहीं होगा। इसके पार्टिकल्स ही इतने बड़े बड़े हैं, मोटे हो गए हैं, खा खा के मोटे हो गए, बड़े हो गए, नीचे बैठ जाते हैं। कुछ टाइम तक टेम्परेरी सॉल्यूशन बनाए रहता है, मतलब जो रेत है पानी में घुला मिला रहता है, तो थोड़े बहुत तो इधर उधर गति करेंगे।
तो इसलिए उसमें मे भी लिखा रहता है बुक में, कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, मे बी, मतलब इसमें ब्राउनी गति हो सकता है, मतलब टेम्परेरी है ना। ब्राउनी गति क्या होता है, कणों का टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करना, एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे से लगातार टकराते रहते हैं और गति करते रहते हैं, दैट इज ब्राउनी मूवमेंट। तो टेम्परेरी सॉल्यूशन में जब जब तक पानी में घुला हुआ है तब तक तो उसमें थोड़े बहुत मूवमेंट होंगे ही, तो इसीलिए उसमें लिखा रहता है मे बी। बट यदि आप लिखोगे नहीं होता है फिर भी उसमें कोई गलत नहीं है। क्लियर ना, मतलब वास्तविक विलयन में ब्राउनी गति नहीं होता है, कोलाइड में ब्राउनी गति होता है और सस्पेंशन में ब्राउनी गति नहीं होता है। मे बी यू कैन राइट इट। ओके, अगला, अब इसमें स्टेबल कौन है, ये तो स्टेबल है, ये तो पता चल ही रहा है। वास्तविक विलयन स्थायी है, वास्तविक विलयन क्या है, स्थायी है भाई, इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, समांगी मिश्रण होता है, तो ये तो स्टेबल है। क्या हम कोलाइड को स्टेबल बोल सकते हैं, इसके कण भी तो नीचे नहीं बैठते हैं, ये भी स्टेबल ही है, भले विस्मांगी है लेकिन स्टेबल है। आप इसके कणों को बैठा सकते हो इलेक्ट्रोलाइट डाल के, फिर भी ये स्टेबल है क्योंकि अपने आप इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, स्टेबल है। क्या स्टेबल है, नहीं, इसके कण तो अपने आप बैठ जाते हैं, अनस्टेबल है, अस्थाई है, ये क्या है, अस्थाई है। आ गए समझ में। तो ये हो गया, हमने विलय कणों के आकार के आधार पर वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन को समझने का कोशिश किया और इसमें अंतर क्रिएट किया और इनके गुणों की तुलना भी किया हमने साथ में। तो चलिए हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं कि आज हमने क्या सीखा, ठीक है ना। पहला देखते हैं साइज। तो वास्तविक विलयन के कणों का साइज जो रहता है 1 nm से छोटा होता है, कोलाइड के कणों का साइज होता है 1 से 100 nm के बीच में, और जो सस्पेंशन होता है जिसको हम निलंबन भी बोलते हैं, इनके कणों का साइज होता है 100 nm से बड़ा। नेचर में वास्तविक विलयन समांगी होता है, कोलाइड विस्मांगी होता है और निलंबन भी क्या होता है, विस्मांगी होता है। विजिबिलिटी मतलब किसके कण को हम देख सकते हैं, किसके कण को नहीं देख सकते। तो वास्तविक विलयन के कण को अति सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, कोलाइड के कण को अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं, सस्पेंशन के कण को हम खुले आंखों से भी देख सकते हैं। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी है, जो वास्तविक विलयन होता है पारदर्शी होता है, कोलाइड क्या होता है, अर्ध पारदर्शी होता है, और सस्पेंशन क्या होता है, अपारदर्शी होता है। डिफ्यूजन, जब हम इन विलयनों को यदि चर्मपत्र या जंतु झिल्ली में से गुजारते हैं तो इनके कणों का विस्तरण तेजी से होता है, इसका विस्तरण धीमी गति से होता है और इसका विस्तरण नहीं होता है। यदि हम छनन क्षमता की बात करें, फिल्टेबिलिटी की, तो जब हम साधारण फिल्टर पेपर में वास्तविक विलयन को गुजारते हैं तो इसके कण आर पार हो जाते हैं, चर्मपत्र या जंतु झिल्ली में भी गुजारते हैं तो भी इसके कण आर पार हो जाते हैं। जब हम कोलाइड को यदि साधारण फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो इनके कण आर पार हो जाते हैं, किंतु जब चर्मपत्र से गुजारते हैं तो इनके कण आर पार नहीं हो पाते। सस्पेंशन की बात करें तो ये साधारण फिल्टर पेपर और चर्मपत्र दोनों से इसके कण आर पार नहीं होते हैं। उसके बाद में ग्रेविटी का जो इफेक्ट है इस पर देख लेते हैं कि किसके कण अपने आप स्वतः नीचे बैठते हैं, किसके कण और किसके कण नहीं बैठते हैं। तो वास्तविक विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, कोलाइड के कण भी नीचे नहीं बैठते हैं, लेकिन निलंबन मतलब सस्पेंशन के कण नीचे बैठ जाते हैं अपने आप ना। अब उसके बाद में कोआगुलेशन मतलब स्कंदन, अब कणों को नीचे बैठाना है उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल के। तो वास्तविक विलयन के कण को नीचे नहीं बैठाया जा सकता, मतलब इसका स्कंदन नहीं होता है, और कोलाइड के कणों का स्कंदन होता है, इनके कणों का स्कंदन नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट डालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। बट स्कंदन क्या है, आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे कण को डिस्चार्ज करेगा और नीचे बैठाएगा, दैट इज स्कंदन कोआगुलेशन। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद में टिंडल इफेक्ट, वास्तविक विलयन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, कोलाइड में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, और सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। मे बी यू कैन राइट। ओके, अब उसके बाद में ब्राउनी गति,
वास्तविक विलयन में ब्राउनी गति नहीं होता है, कोलाइड में ब्राउनी गति होता है, सस्पेंशन में ब्राउनी गति नहीं होता है। मे बी यू कैन राइट। वास्तविक विलयन एक स्थायी विलयन है, कोलाइड भी स्थायी है और सस्पेंशन अस्थायी है। तो ऐसा क्यों होता है हमने रीजन के साथ डिस्कस किया। और इसमें एक चीज और, कोलाइड को आप क्या बोल सकते हो, सॉल्व बोल सकते हो, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का स्थिति है, इसलिए आप इसको सॉल्यूशन ना बोल के SOL सॉल्व भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन में अंतर। यदि फिर भी आप लोगों के माइंड में कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप उसको कमेंट करके जरूर क्वेश्चन पूछिए, हम उसको यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे एंड गुड लक।